नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आगे बढ़ने से पहले आज के टॉपिक पे बात कर लें, जहां नालंदा में उत्पाद होने पर जो हमला हुआ और पत्थरबाजी हुई जिसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, उसमें हम बातचीत करेंगे। और दूसरे में है पीएम मोदी की जो एक मुलाकात है और कतर ने उन्हें रिहा कर दिया है। 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया और पर्दे के पीछे की क्या कहानी है ये भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और तीसरा, फ्लोर टेस्ट में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों बैठना चाहते हैं अवध बिहारी चौधरी, इसके पीछे की क्या कहानी है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी कहानी शुरू से देखें। बिहार के नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इस्लामपुर थाना क्षेत्र के शरीफाबाद में शराब धंधेबाजों के घर छापेमारी कर 3 को 28 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद शराब तस्करों के सहयोगियों ने साथी को छुड़वाने के उद्देश्य से उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तो वहीं इसमें बताएं कि आपको कि हमले में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। वहां जमा हुई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उत्पाद विभाग की टीम ने उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उसने जमकर पत्थर बरसाए। लोगों का इसमें यह भी कहना है कि उत्पाद विभाग की टीम को आत्मरक्षा के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी और जिससे कि उपद्रवी तितर बितर हो गए। हालांकि फायरिंग करने की बात से पुलिस ने इनकार किया और घटना में प्रभारी थाना अध्यक्ष पुष्पा कुमारी, श्रीकांत पासवान, राजेंद्र पासवान समेत 5 कर्मी जख्मी हो गए हैं। शराब के साथ 3 गिरफ्तार भी हुए। वहीं उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि टीम गिरफ्तार हुई है, धंधेबाजों को अपने साथ ले गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब के साथ 3 धंधेबाजों को पकड़ा गया था, जिसके बाद बदमाशों के द्वारा टीम पर रोड़ेबाजी कर दी गई थी। मामले में आगे की कार्रवाई तेज भी कर दी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने इस्लामपुर थाना क्षेत्र के शरीफाबाद गई थी, जहां शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार करने पर आसपास के लोग भड़क गए और वहां भीड़ जमा हो गई। उसी में से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे 5 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। अब आगे की तरफ रुख करते हैं, जहां कतर की एक जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। कतर ने इस फैसले को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले साल 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच दुबई में हुई बैठक ने इन पूर्व नौसैनिकों को रिहाई की जमीन तैयार कर दी थी। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 सोमवार को स्वदेश लौट आए हैं और उन सभी ने कहा कि कतर के साथ मुद्दे पर मोदी के हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं था। मिली जानकारी के अनुसार कि पीएम मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में इतर कतर के अमीर के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद इन भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए बैक चैनल बातचीत हुई थी। इस बैठक के बारे में पीएम मोदी ने कहा था, द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हम अच्छी बातचीत हमारी हुई है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की कतर के अमीर से हुई बातचीत में कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों का मुद्दा भी शामिल था। हालांकि अभी तक दोनों देशों में से किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मैं आपको बताएं कि इसमें हम जानेंगे अब कि 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का पूरा टाइमलाइन क्या है। ध्यान से सुनिए। कतर ने इन 8 भारतीय नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था। उन पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। अक्टूबर 2022 में इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों से दोहा में तैनात भारत के राजदूत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से वे अपने रिश्तेदारों से बात कर सके थे। इसके बाद मार्च 2023 में पूर्व नौसैनिकों द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी और इसी महीने उन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दोहा की अदालत ने ट्रायल शुरू कर दी थी। 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन रिटायर्ड नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि उन पर लगे आरोपों को अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2023 में इन पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील दायर की थी। तो ये बातें थी जो आपको जाननी थी।
बिहार की एनडीए सरकार के लिए सोमवार का दिन यानी कि आज का दिन काफी अहम है। सरकार को आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी के नेतृत्व में एनडीए के विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी भी सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी विधायक पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई में पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से अभी भी खेला होने का दावा किया जा रहा है और इस सबके बीच स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण होना है। दोनों ओर से तैयारियां हो चुकी हैं। बहुमत परीक्षण से पहले जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि स्पीकर को खुद हट जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर अवध बिहारी ने इतनी आसानी से स्पीकर की कुर्सी नहीं छोड़ने की बात कही है। उनकी कोशिश है कि बहुमत परीक्षण के वक्त वही स्पीकर की चेयर पर बैठे रहें। तो वही विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने ऐलान कर दिया कि फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाली चर्चा और मतदान के समय वे आसन पर विराजमान होंगे और ऐसी परिस्थिति में सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर स्पीकर की कुर्सी के लिए इतना संघर्ष क्यों हो रहा है और नियम क्या कहते हैं। दरअसल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या बल में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण स्पीकर की भूमिका अहम होती है। बहुमत परीक्षण के वक्त स्पीकर अगर चाहे तो वोटिंग ना करा के ध्वनि मत से बहुमत परीक्षण करा सकता है और इसके अलावा स्पीकर चाहे तो हंगामा कर रहे विधायकों को बर्खास्त कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर मामला टाई होता है तो स्पीकर को भी अपना वोट डालने का अधिकार होता है और वो तभी वोट कर सकता है जब कुर्सी पर बैठा होगा और यही कारण है कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर की चेयर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इधर जेडीयू से ताल्लुक रखने वाले महेश्वर हजारी का कहना है कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मूव हुआ तो 12 फरवरी को सदन की अध्यक्षता पे वे नहीं कर पाएंगे और मैं विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते स्वाभाविक रूप से कार्रवाई का संचालन करूंगा। महेश्वर हजारी इसके लिए नियम 179 का हवाला देते हुए कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूरत में सदन में चर्चा और मतदान की कार्रवाई का संचालन स्पीकर नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकते और ऐसे में सदन की कार्रवाई का संचालन विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखे, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। राजद ने अपने सारे विधायकों को भाकपा माले के साथ तेजस्वी के आवास पे कल से ही बैठा दिया है। देखिए, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कई दिनों से हैदराबाद कैसर जी के पुत्र का गाना गाते हुए वीडियो है, काफी दर्द महसूस किया जा रहा है उस गाने में। क्या लगता है कि ये पीस को लेकर के उन्होंने गीत गाया है? देखिए, तेजस्वी जी को भ्रम है, अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। उनको अपने घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और एनडीए के लोग एकजुट हैं और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कहना। विधायक कह रहे हैं कि गायब है। कोई गायब नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गायब नहीं है। कांग्रेस के विधायक एक सप्ताह पहले ही गायब हो गए। तो कांग्रेस के विधायक एक सप्ताह पहले गायब हो गए। इंडिया के विधायक तो देखिए सारे के सारे एकजुट होकर बीजेपी। अरे क्या बोलेंगे वो, कल पता चलेगा। मैं कह दूं, अभी समय नोट कीजिए। अरे भाई कितना टाइम हुआ, नोट करो भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ 3:00 हुआ है। कल फ्लोर पर पता चल जाएगा तेजस्वी जी को कि उनका क्या हश्र होने वाला है। पराजय पराजय पराजय, यही होगा तेजस्वी जी का और महागठबंधन का हाल। और विजय विजय विजय। आप देख रहे हैं ना क्या क्या खुशनुमा मौसम है। बिहार की जनता नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छी सी सरकार चलने वाली इस उम्मीद के साथ है और यही पूरा होगा।
मांझी जी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। कुछ नहीं, मांझी जी हिमालय की तरह महान व्यक्तित्व वाले और चट्टान की तरह अडिग रहने वाले लोग हैं। उनके विषय में लोग कहता है, मांझी जी को हमसे ज्यादा कौन जाता है, हम लोग के अभिभावक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों मुद्दे बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। अगर नहीं आए हैं और कुछ मुद्दे अभी आपको और भी जानने हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, अपने टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको रोजाना नए मुद्दों से अवगत करवाएं और साथ ही देश दुनिया में जो बड़ी खबरें चल रही हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएं। तो ऐसे बड़े मुद्दों से जुड़ने के लिए और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स।